ओके जी, ये हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा है इसका कि डिब्रॉय के हाइपोथेसिस की मदद से हम बोहर्स के पोस्टुलेट ऑफ ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट को किस तरह बयान कर सकते हैं। डिब्रॉय या डिब्रोगली जिसको आप कह लें, डिब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक जो वेवलेंथ होनी चाहिए लैम्डा शुड बी इक्वल टू h ओवर p, यही होना चाहिए ना। अब लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p और p यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है। वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू h ओवर mv। अब चूंकि डिब्रॉय के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक वेव्स, तो उनकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होनी चाहिए। अब एक स्टेशनरी ऑर्बिट अगर है, यानी अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इनटू ए स्टेशनरी ऑर्बिट, मींस कि उसका रेडियस चेंज नहीं होता, तो उस सूरत में जो भी उसकी वेवलेंथ होगी वो कंप्लीटली फिट होनी चाहिए इसके अंदर। कंप्लीटली फिट होने का मतलब क्या है कि अगर आप इस तरह समझ लें कि रस्सी के दो सिरे हैं, उन पर एक वेव ट्रेवल कर रही है। अब रस्सी के दो सिरों पर जब वेव ट्रेवल करेगी तो अगर तो ये हो कि ये यहाँ से एक पूरी वेवलेंथ के बराबर है, तो उस सूरत में ये ऐसे ही ऑसिलेट करती रहेगी, स्टेशनरी वेव जिसको हम कहते हैं ना। पिछले फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। तो लाजमी तौर पे हमारे पास एक सेटअप बन जाता है जिसमें स्टेशनरी वेव, स्टेबल स्टेशनरी वेव बन जाती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पूरी वेव इस पर फिट नहीं होती, तो स्टेशनरी वेव्स नहीं बनती, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो स्टेबल नहीं होती है, ऑसिलेशन उसकी स्टेबल नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे इस ऑर्बिट में, तो इस ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस यानी लेंथ ऑफ द ऑर्बिट वो किसके बराबर होनी चाहिए, लाजमी तौर पे इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए। यानी पूरी एक वेव फिट हो जाए, उसमें दो वेव फिट हो जाएं, तीन हो जाएं, या एंड सो ऑन। लेकिन कंप्लीट वेव अगर फिट होगी तो हमारे पास वो एक स्टेबल ऑर्बिट बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्बिट्स की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज कर लें कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन गई कि हमारे पास इसके दो वेवलेंथ, सॉरी दो लूप्स कह लें, इसको एक वेवलेंथ कह लें। एक वेवलेंथ पूरी इसमें फिट हो जाती है। अब दूसरी ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल वेवलेंथ फिट हो, जैसे कि आप उसमें बुक में देखें आपको मल्टीपल लूप्स बनेंगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें से कोई एक आधी लूप बन रही हो तो वो स्टेशनरी रह सके? लाजमी तौर पे वो आगे पीछे होती रहेंगी। जहाँ पे मैक्सिमा है वहाँ पे मैक्सिमा की बजाय, या जहाँ पे नोड है वहाँ पे कभी एंटी नोड होगा, कभी नोड होगा, कभी एंटी नोड होगा, कभी दरमियान में होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि नोड जहाँ पे है वो नोड वहीं पे रहे और एंटी नोड जहाँ पे है वो एंटी नोड वहीं पर ही रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से वेव बननी चाहिए कि हमारे पास नोड और एंटी नोड अपनी अपनी जगहों पे स्टेबल मौजूद रहे। तो हम कह सकते हैं कि पूरी जो लेंथ है ऑफ दी ऑर्बिट वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होनी चाहिए। मींस कि हमारे पास लेंथ या सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। अब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होनी चाहिए। इट मीन्स कि ये हमारे पास यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वो बनता है 2 पाई आर ओवर n। एक हमने हाइपोथेसिस से मालूम किया, एक यहाँ से मालूम किया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो हमारे पास होनी चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर अगर हम कर लें तो क्या आ जाएगा, h ओवर एम वी शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर ओवर n। अगर मैं इस एम वी को इधर ले जाऊँ, एम वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, नीचे आ जाएगा। ये एम वी आर नीचे है, आर ऊपर है, इसके साथ मिला दिया, ये एन ऊपर आ गया, 2 पाई नीचे आ गया, लिखा मैंने लेफ्ट राइट ऑपोजिट है। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओ। ये क्या था हमारे पास, डिब्रॉय बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ही था। तो हम कह सकते हैं
कि अगर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की मदद से भी देखें तो हमारे पास ये जो सेकंड पोस्टुलेट है जिसकी कंडीशन है कि एम वी आर शुड बी इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, वो हमें ऐसे ही नज़र आएगा। समझ आ गई? तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक होगी बात? ओके जी, अब इसको आगे लेके चलते हैं जी। हमारे पास क्वांटाइज रेडियस। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यूज़ जो कंटिन्यूस नहीं हो। डिस्क्रीट वैल्यूज़ को हम आमतौर पे क्वांटाइज का नाम देते हैं। जिस तरह हमने क्वांटम का लफ्ज़ जब यूज़ किया था तो वहाँ पर भी हमने कंटिन्यूस बिहेवियर को छोड़ के डिस्क्रीटनेस की तरफ आए थे, यानी हम अलग-अलग पैकेट्स की बात कर रहे थे। तो क्वांटाइज्ड रेडियस का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक मखसूस डिस्टेंस पर ऑर्बिट हो, उसके बाद कुछ गैप आए, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑर्बिट आए। अब दोनों ऑर्बिट के दरमियान में कोई भी दूसरा ऑर्बिट पॉसिबल ना हो, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन जो अभी हमने बात की कि ये हमारे पास होनी चाहिए इंटेग्रल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच ओवर 2 पाई। तो हमारे पास टॉपिक है जी क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड रेडियाई। अब इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ दोबारा आना पड़ेगा। बोहर ने जो बताया उसने ये कहा कि सेंटर पर एक न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि हम हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कि अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा इनटू ए सर्टेन ऑर्बिट विद सर्टेन रेडियस। रेडियस से मुराद इसका यहाँ से फासला है। अब ये क्यों रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्यों रिवॉल्व करेगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस फार्मूले से मालूम की जाती है? कूलम लॉ की मदद से। इट मीन्स कि हमारे पास कूलम लॉ की मदद से अगर हम बात करें तो F शुड बी इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब Q1 चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन की बात हो रही है। दोनों पर चार्ज बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक को हम प्लस ई कह रहे हैं दूसरे को माइनस ई कह देंगे। अब मैग्नीट्यूड की बात करने लगे हैं तो E इंटू ई ओवर आर स्क्वेयर। फर्ज करें इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है R। ये हमारे पास फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, दैट इज के ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। अब ये फोर्स क्या करती है? ये उसको रिवॉल्व कर रही है अराउंड द, इसको मजबूर करती है घूमने पर। अदरवाइज क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन शुड मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसको सीधा चले जाना चाहिए, लेकिन ये उसको स्ट्रेट पाथ को बेंड कर रही है इनटू सर्कुलर पाथ। तो इट मीन्स कि इट इज़ बिहेविंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? mv² ओवर r। अब चूंकि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे लेके आ रही है, तो वी कैन से दैट दीज टू एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि mv² ओवर r शुड बी इक्वल टू ke² ओवर r²। मैग्नीट्यूड है ना, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आप देखते हो ना कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो नेगेटिव साइन जाहिर कर रहा होता है, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो हम ऑलरेडी कह चुके हैं।
तो जब मैग्नीट्यूड की बात होती है तो फिर हम सिर्फ उसके पॉजिटिव एक्सप्रेशन लेते हैं। तो ये एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पे गौर करें, इस आर से ये आर तो शहीद हो जाएगा। अब एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे के ई स्क्वायर ओवर आर के बराबर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन एम वी स्क्वायर के ई स्क्वायर ओवर आर है। हमें चाहिए रेडियस की मैग्नीट्यूड। रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब एज्यूम कर लेते हैं कि ये पहला ऑर्बिट नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी हो सकता है। मैं इसके साथ एक एन यूज़ कर लेता हूँ सबस्क्रिप्ट के साथ। अगर ये फर्स्ट होगा तो R1 हो जाएगा, सेकंड होगा तो R2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। ऐसे ही ना? तो एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर ओवर आर एन। इसको मैं इक्वेशन लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल, बाद में हो सकता है हमें ज़रूरत पेश आ जाए। जी, आर की वैल्यू निकालनी है, कैसे कैलकुलेट होगी? डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये एम वी स्क्वेयर मास और वेलोसिटी है। अगर हम थोड़ा सा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हवाले से बात कर लें और उससे हम कैलकुलेशन करना चाहें, तो अभी हमने एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई की बात की थी ना, जो इसका सेकंड पोस्टुलेट है। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। चलें जी, इसको नंबर 2 कह देते हैं ताकि अब यहाँ से आर एम वी की वैल्यू, आर की वैल्यू एन एच ओवर 2 पाई, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने आर तो कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वी की वैल्यू निकालते हैं एन एच ओवर 2 पाई यहाँ से, और ये एम और आर दूसरी तरफ जाएंगे 1 ओवर एम आर। इसके साथ भी एन ना लिख दें, क्या हर जाए, ताकि एक जैसा तो बात हो जाए ना। अब v की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वेयर की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर, ये हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, के ई स्क्वेयर ओवर आर एन। अब हमने कैलकुलेट करना था आर एन। अब यहाँ से आर एन को ज़रा एक साइड पे करते हैं। इस आर एन को मैं इधर ले जाता हूँ, ये के ई स्क्वेयर को नीचे ले आता हूँ, ये आ जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर तो ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर, एक एम ये एक रह जाएगा। आर एन को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसको के ई स्क्वेयर इधर आ गया, और इस तरफ क्या रह जाएगा, फिर आर एन स्क्वायर ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाई आर एन होगा, तो सिर्फ आर एन रह जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में गौर करें कि आर एन की वैल्यू, चलें अब मैं ज़रा इसको सीधा कर दूँ ताकि पता चले कि हमने कैलकुलेट क्या किया है। एच स्क्वायर, चलें पहले एन को ऐसे लिख लेता हूँ, एन स्क्वायर, एच कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वेयर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई स्क्वेयर कांस्टेंट है। ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट है। अब ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट, यहाँ पे एन चेंज अगर करते जाएं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैंने बताया था एन की वैल्यू 1 कर दें, सेकंड के लिए 2 कर दें, थर्ड 4 एंड सो ऑन। आप लोगों की याददाश्त चेक करने के लिए हम करते हैं, एन स्क्वायर को मैं ऐसे रखता हूँ, एच की वैल्यू बताएं कहते हैं 6.63 डिवाइडेड बाई, ज़रा लंबा करते हैं ना, 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 तक ही रखते हैं। एम की वैल्यू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, के की वैल्यू, ये के वही कूलम्स वाला कांस्टेंट है,
ओके, ई की वैल्यू मेरा ख्याल आप लोग यही बताएंगे। अब इसको मैं हल नहीं करूंगा, हल आप लोग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर जो आएगा वो क्या होगा वो मुझे बता दें। 0.053 10⁻⁹ इंटू n स्क्वेयर। 0.053 इंटू 10⁻⁹ इंटू n स्क्वेयर की वैल्यू आती है r की, आर एन की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि R1 अगर कैलकुलेट करना हो तो दैट शुड बी इक्वल टू 0.053 -9 मीटर मीन्स 0.053 नैनोमीटर, यही होना चाहिए। यहाँ पर हमने n को 1 पुट कर दिया, अब n को 2 पुट करें अगर तो ये आ जाएगा 0.053 नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4, n को हमने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर आएगा ना, यानी इसका 4 गुना होगा R3। अब मैं इसको लिखूं अगर R2 बराबर है 4R1 नहीं बन जाएगा। इसी तरह R3 की बात करेंगे तो वो 3 स्क्वायर इंटू R1 आएगा ना, तो दिस इज इक्वल टू 9R1। सो Rn कैन बी रिटन एज, इसी तरह अगर करें Rn शुड बी रिटन एज n स्क्वायर R1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है R n इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। इट मीन्स कि हमारे पास वैल्यूज़ क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हैं, क्योंकि n की वैल्यू या 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ आएंगे, दरमियान में वैल्यू कोई मुमकिन नहीं है। यानी ये R1 और 4R1 के दरमियान में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, देयर इज़ अ गैप। तो इसका मतलब ये क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हैं, आप n की वैल्यू को चेंज करते जाएं, r की वैल्यू हमें हासिल होती जाएगी। समझ आ गई बात? यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली? चलें जी, इसको यहाँ तक ही करते हैं, क्वांटाइज रेडियस। अब इसका मतलब ये है कि अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन तो एक है तो हमें ऑर्बिट ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमने ये भी तो कहा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो वो किसी न किसी ऑर्बिट में जाएगा ना। अब ऑर्बिट कोई फिजिकल स्टेट तो है नहीं, ये बेसिकली वो एनर्जी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुक सकता है या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर वो पहला ऑर्बिट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ हो सकता है, तीसरा यहाँ हो सकता है, तो वो कितने फासले पर होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये था हमारे पास क्वांटाइज्ड रेडियाई। इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे के क्वेश्चन। यहाँ पे हमने h स्क्वायर लेना था, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर लेंगे, ठीक हो गया।